Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. So here we are with our second lecture, and that is going to be about the structure of paragraph. In our previous lecture, we have discussed paragraph and its types. We have also gone through some sample paragraphs to know or to understand the types of paragraph better. In this lecture, we are going to cover the structure in detail or in depth, that how a paragraph can be written. Let's begin from a basic understanding of how the structure of a paragraph actually is. हमारे structure of paragraph में तीन चीजें बहुत important होती हैं: the topic sentence, the explanation और support, जिसको हम body भी कहते हैं, और लास्ट में the conclusion, जिसका जिक्र हमने previous lecture में भी कर लिया था। ठीक है, हल्का सा। अच्छा, इन तीन चीजों को हम सेपरेटली समझेंगे कि ये होती क्या है, कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ क्या होती है, एंड उसके कंक्लूसिव सेंटेंस या कंक्लूजन जो पॉइंट होता है वो किस तरह होता है। और जितने भी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी हम देखेंगे कि उनका जो है टॉपिक सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है, उनकी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, और उनका कंक्लूसिव सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है या किस तरह लिखा जाना चाहिए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद टॉपिक सेंटेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉपिक सेंटेंस होता क्या है। अ टॉपिक सेंटेंस इज द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ की एक्चुअली एक मेन आइडिया होती है ऑफ अ पैराग्राफ, और ये इट टेल्स द रीडर व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। ये एक्चुअली डायरेक्टली टॉपिक को जो है एक्सपोज कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द रीडर, और ये डायरेक्ट मतलब सिंपल टर्म्स में डायरेक्टली बता रहा होता है कि ये जो पैराग्राफ है वो इस टॉपिक के अबाउट है। मोस्टली इट्स द फर्स्ट सेंटेंस बट इट कैन अपीयर एल्सवेयर। ये फर्स्ट सेंटेंस ही होता है हर पैराग्राफ का, बट एक दो सेंटेंस छोड़ के भी ये मिल सकता है पैराग्राफ में, बट मोस्टली जो केसेस हैं उसमें आपको हमेशा पैराग्राफ के जो वेरी बिगिनिंग सेंटेंस होगा वो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा। Okay, the topic sentence gives focus and direction to the paragraph, ensuring that all the supporting sentences relate back to it. यानी कि आप यूं समझे कि टॉपिक जो सेंटेंस होता है वो उस पैराग्राफ का पर्पस होता है, कि उस पैराग्राफ को लिखा किस लिए गया है, किस टॉपिक को लिखने के लिए लिखा गया है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस एक्चुअली वही टॉपिक होती है जिस पर आपका पैराग्राफ लिखा जाता है, और बाकी के जो सपोर्टिव सेंटेंसेस है वो भी सपोर्ट करते हैं उसी टॉपिक को जो टॉपिक सेंटेंस में आपके डिस्कस हो चुका होता है। होप कि टॉपिक सेंटेंस का आइडिया आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि जितने भी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हैं उनमें टॉपिक सेंटेंस किस तरह लिखते हैं या किस तरह लिखा जाता है। Now let's see how topic sentences are written in different types of paragraphs. Firstly, there is descriptive paragraph. अच्छा, descriptive paragraph आपको समझ आया क्या है प्रीवियस लेक्चर में, कि क्या है, क्या किस तरह का होता है। अब इसका जब टॉपिक सेंटेंस हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम सिंपली एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिस सेंटेंस में उस टॉपिक की डायरेक्टली विविड पिक्चर एक रीडर के माइंड में क्रिएट हो जाए। A topic sentence in a descriptive paragraph introduces what is being described and sets the tone or mood. एग्जाम्पल देख लो। अब हमने पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर बात करते हैं। द गार्डन ड्यूरिंग समर इज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड आई कैचिंग साइट्स। अब देखो, हमें पहले ही सेंटेंस से पता चल गया है कि हमारा जो पैराग्राफ होने वाला है वो एक गार्डन की डिस्क्रिप्शन होने वाली है। और जब मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन होगी तो वो इस तरह से होगी कि उसकी पूरी पिक्चर एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। अब हमने गार्डन के अबाउट लिखना है तो उसको इस तरह लिखना है कि उसमें फ्लावर्स जो हैं, आई साइट्स जो भी मतलब आई कैचिंग साइट्स उसमें मौजूद है, उनको इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि एक रीडर के माइंड में एक पिक्चर बन जाए। और उसका जो टॉपिक सेंटेंस होगा फर्स्ट सेंटेंस में ही ये बात आपने करनी है, इधर उधर की नहीं। पहले ही बात आपने इस चीज की करनी है ताकि इसके बाद आने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो इसी चीज के ऊपर मजीद डेवलप होते रहें। द गार्डन ड्यूरिंग समर इज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड आई कैचिंग साइट्स। अब हमें पता चल गया कि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं गार्डन के अबाउट। अब हमने आगे सिर्फ और सिर्फ इसी चीजों को फॉलो करते हुए लिखना है कि किस तरह के फूल हैं, किस तरह की साइट्स हैं, क्या व्यू है, क्या वहां पर फूलों की खुशबू है, ये वो सब इस तरह के हमने फैक्ट्स और एविडेंसेस लिखने हैं। इस तरह की वर्डिंग चूज करनी है कि रीडर के जो माइंड में एक पिक्चर डेवलप होती रहे। अच्छा, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जो सिंपल पैराग्राफ्स थे उसमें भी जो पहला सेंटेंस था, अगर उस पर आप जाके गौर करोगे दोबारा तब आपको पता चलेगा जो वो पहला सेंटेंस था वो एक्चुअली टॉपिक सेंटेंस था, क्योंकि वो डायरेक्टली टॉपिक को एक्सपोज कर रहा था। यहाँ पर भी ये हो रहा है। ये जो सेंटेंस है ये एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है
टॉपिक सेंटेंस को भी कहते हैं, और उसी सेंटेंस में जो है आपकी टॉपिक जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रही होती है टू द रीडर्स। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में एक एग्जांपल सेंटेंस इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं नैरेटिव पैराग्राफ की तरफ। नैरेटिव पैराग्राफ में आप टॉपिक सेंटेंस को किस तरह लिखोगे? अ टॉपिक सेंटेंस इन अ नैरेटिव पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द इवेंट और एक्शन बीइंग डिस्कस्ड। इट ऑफन सेट्स अप द स्टोरी और हाईलाइट्स अ की मोमेंट। आप टाइप्स तो आप समझ चुके हो, उनमें दोबारा से जाना, उनको दोबारा से डिस्कस करना इट्स नॉट गुड आई थिंक, बट ये है कि इन्हीं की एग्जांपल्स को हम इसीलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हर टाइप का जो पैराग्राफ है उसको, उसका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको आप किस तरह लिख सकोगे। पहले टॉपिक सेंटेंस सबके देख लेंगे, देन हम बॉडी देख लेंगे कि किस तरह हम किसी भी पैराग्राफ की बॉडी को जो है डेवलप कर सकते हैं, देन लास्टली हम कंक्लूजन देख लेंगे सबका। अच्छा, इस पूरे लेक्चर के बाद आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस लेक्चर के जो आपके पास सैंपल पैराग्राफ्स पढ़े थे उनको आपने खुद से एनालाइज करना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी स्पेसिफाई हमने किया हुआ है कि ये जो सेंटेंस है वो आपके पास क्या है, ये टॉपिक सेंटेंस है, ये जो है आपकी बॉडी है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन है, ठीक है। लेकिन वो जो लेक्चर था उसमें जो आपके पास सैंपल पैराग्राफ्स थे या एग्जांपल पैराग्राफ्स थे उनको आपने खुद एनालाइज करना है। अच्छा, जब भी नैरेटिव पैराग्राफ हम लिखते हैं हमें पता है कि हम स्टोरी लिख रहे होते हैं, और इसका जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो भी इसी तरह होगा कि डायरेक्टली जो है वो एक अपनी स्टोरी की बिगनिंग होगा। वो कुछ इस तरह भी हो सकता है कि इट वॉज मिड समर एंड आई वॉज ड्राइविंग टुवर्ड्स माई फ्रेंड्स हाउस टू अटेंड अ पार्टी। ठीक हो गया। अब इस तरह से आपको अंदाजा हो गया होगा कि टॉपिक सेंटेंस जो है किस तरह किसी भी टॉपिक को एक्सपोज करता है। अपने माइंड में आप सिंपली एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के लिए अपने माइंड में कोई एक ऐसा टॉपिक सोच लें जिस पर आप लिखना चाहते हैं, या नैरेटिव पैराग्राफ का सोच लें, देन उसका खुद से एक टॉपिक सेंटेंस अपने माइंड में सोच लें, जस्ट फॉर द एक छोटी प्रैक्टिस हो जाए, एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाए उसके लिए, जिससे आपको चीजें समझने में हेल्प हो। एक टॉपिक अपने माइंड में सोच लें जिस पर आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख सकें, देन उसका एक टॉपिक सेंटेंस अपने माइंड में जस्ट सोच लें, लिखे नहीं। जब प्रैक्टिस करने की बारी आएगी बाद में तब आपने सब चीज़ों को एक साथ सीखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। होप के इतना कुछ समझ आ गया होगा, और आपके माइंड में एक टॉपिक भी आ गई होगी, और उसके साथ उसका एक इंट्रोडक्टरी या टॉपिक सेंटेंस भी आपके माइंड में आ गया होगा, और आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का। नाउ लेट्स डिस्कस कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ जब हमारे पास होता है तो उसके अपने टॉपिक सेंटेंसेस किस तरह होते हैं। अ टॉपिक सेंटेंस इन एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ स्टेट्स अ फैक्ट और गिव्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट अ टॉपिक। अब देखो, जिस पैराग्राफ का जिस तरह का नेचर है या जिस तरह की टाइप है उसी से रिलेटेड उसका टॉपिक सेंटेंस भी स्टार्ट हो रहा है। उसमें हमारे पास स्टोरी को स्टार्ट करने की यही कोशिश की जाती है। इट वाज अ मिड समर एंड आई वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स हाउस टू अटेंड अ पार्टी, ठीक। अब ये जो था डिस्क्रिप्टिव, उसमें हम इस तरह के डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ताकि रीडर्स के माइंड में एक पिक्चर बन जाए और बाद में आने वाली डिटेल्स भी इसी पिक्चर के अबाउट ही हों। और एक्सपोजिटरी में जैसे हमने पढ़ा था कि वो किसी भी टॉपिक को एक्सपोज कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है, जो कि हम किसी भी पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस में हम लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। अब ये जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा, इसमें स्टार्ट से ये सेंटेंस अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो बाकी के सेंटेंसेस आने वाले हैं वो हमारे आने वाले हैं किस चीज पर, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है साइंटिफिक उसके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास फोर्थ नंबर पर आता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ पैराग्राफ क्या होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या टॉपिक और इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस किस तरह होता है उसको हम, ये है कि हमें दो चीजें कंपेयर करनी होती है या दो से ज्यादा चीजें कंपेयर करनी होती हैं। और इसका जब हम टॉपिक सेंटेंस लिखने पर आते हैं तो हमें डायरेक्टली टॉपिक को बिगिन करते ही दो चीजों को कंपेयर करना होता है। या उनकी सिमिलरिटीज आप बता दो पहले, या उनका जो कंट्रास्ट है वो आप बता दो, ठीक है। देखते हैं इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है कि while both cats and dogs make excellent pets, their behavior and needs differ greatly। अब हमने स्टार्ट से ही बता दिया कि हमारा जो पैराग्राफ होने वाला है वो हमारा कैट्स और डॉग्स के ऊपर होने वाला है, और उनके ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ लिखने वाले हैं। और हमने पहले ही क्या बता दिया कि देयर बिहेवियर एंड नीड्स डिफर ग्रेटली। अब हमें पता, रीडर को हमारे पता चल गया होगा कि हमारा जो कंपैरिजन होने वाला है या सिमिलरिटीज हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इन दो एनिमल्स के बीच में,
ठीक है। तो ये सारे पैराग्राफ की टाइप्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उन्हीं का हम ये समझ रहे हैं कि उन पैराग्राफ्स का जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक। टॉपिक सेंटेंस की डेफिनेशन पहले ही से हम समझ चुके हैं कि क्या होती है। अब हम हर पैराग्राफ की जो है एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली चीजें समझ आ जाएं कि किस तरह ये लिखा जाता है। अब है पर्सुएसिव पैराग्राफ। पर्सुएसिव पैराग्राफ आपको पता है कि कन्विंसिंग पैराग्राफ होता है जो किसी को कन्विंस करने के लिए लिखा जाता है। अब इसमें जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसको आप किस तरह से फॉर्मुलेट करोगे, उसमें आप सिंपल ये करोगे कि अ, किसी को भी कन्विंस करना है किसी भी टॉपिक पर, आपने उस पर एक स्टैंस ले लेना है। देखो, रिसाइकलिंग शुड बी मैंडेटरी इन ऑल कम्युनिटीज टू रिड्यूस वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब ये जो पैराग्राफ होगा वो सिर्फ आगे यही बातें करेगा कि रिसाइकलिंग किस तरह मैंडेटरी है। ठीक है, और किसी चीज को ये डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि टॉपिक सेंटेंस जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो एक्चुअली में डायरेक्ट टॉपिक को एक्सपोज कर रहा होता है, तो मतलब कि मेन टॉपिक को एक्सपोज कर रहा होता है। इसके बाद वाले जितने भी डिटेल्स आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे, इसके अगेंस्ट या इसके मतलब के इसके अलावा नहीं आएंगे। ठीक है। परसुएसिव पैराग्राफ में आप इस तरह लिख सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस इन अ परसुएसिव पैराग्राफ स्टेट्स एन ओपिनियन और आर्गुमेंट दैट द राइटर वांट्स द रीडर टू एग्री विद। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये जो आपने स्टेटमेंट दी है, इस पर आप चाहते हो कि आपका रीडर जो है वो एग्री हो जाए। अब उसके लिए आप क्या करते हो, देन बॉडी में जाके वो फैक्ट्स एविडेंसेस बाकी पॉइंट्स दे रहे होते हो। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो आप चीजें कर रहे हो लिख ली है, वो आपने एक्चुअली टॉपिक सेंटेंस में ही अपनी टॉपिक को एक्सपोज कर दिया है। सिक्स पर हमारे पास आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ भी आपको आइडिया है कि क्यों लिखा जाता है और किस तरह लिखा जाता है। इसमें जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो सिंपली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, उसमें एक प्रॉब्लम का हिंट दे रहा होता है और शायद उसी के अंदर ही एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, या सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, फिर उसी के नेक्स्ट सेंटेंस में वो जो है इसका सोल्यूशन भी देना स्टार्ट करता है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक, इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी वी नीड टू इन्वेस्ट इन बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। अब हमने इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें अंदाजा हो गया कि जो नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ आने वाला है इसका उसके बॉडी में हमने सिर्फ और सिर्फ यही चीजें देखेंगे कि जो है ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और उसका मतलब ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्या है और उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद है। जिस तरह पहला हम मेंशन कर चुके हैं कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 पैराग्राफ्स है जो टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने उनका ये पढ़ा है कि टॉपिक सेंटेंस उनके हम किस तरह लिखते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू अगेन मैं दे दूं कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो एक्चुअली टॉपिक को ही एक्सपोज कर रहा होता है, डायरेक्टली बता रहा होता है रीडर्स को कि जो आपका पैराग्राफ होने वाला है वो इस टॉपिक के अबाउट होने वाला है। अब आपको अगर टाइप ऑफ पैराग्राफ समझ समझ में आ गए होंगे, तो जब आप टाइप्स ऑफ पैराग्राफ समझ गए हैं देन आप लिखने पर आओगे पैराग्राफ, तब आपको अंदाजा होगा कि इस टाइप का जो पैराग्राफ है उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इस तरह होगा। ठीक। होप सो के जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको टॉपिक सेंटेंस का आइडिया हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि टॉपिक सेंटेंस के बाद की जो आने वाला पार्ट है, बॉडी, जिसको हम सपोर्टिंग आइडियाज भी कहते हैं, द बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ भी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है और उसको हम लिखते किस तरह हैं डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में। ठीक है। द बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ consists of the supporting sentences that support the main idea addressed in topic sentence। देखो मैंने यहाँ पर अगेन लिखा हुआ है कि जो है टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो टॉपिक हमारी एड्रेस की गई है उसी के ऊपर जो सपोर्टिंग आइडियाज आते हैं वो आपके बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में आते हैं। इट इज वेयर द मेन आइडिया इज एलाबोरेटेड। ये वहां पर होता, जो बॉडी होती है वहां पर एक्चुअली आप अपने सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस को या टॉपिक को मजीद एलाबोरेट कर रहे होते हो। किस चीज के थ्रू? डिटेल्स दे रहे होते हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू, आर्गुमेंट्स के थ्रू, या ओपिनियंस के थ्रू। इवन आप जो है अपना सपोर्टिंग आइडियाज देकर टॉपिक सेंटेंस को डेवलप कर रहे होते हो या टॉपिक को डेवलप कर रहे होते हो। ठीक है। अब अगेन आपने जो कल वाले पैराग्राफ्स थे उनको दोबारा से जाके रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, आप जब रीड करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कौन सी टॉपिक है या कौन सा जो पैराग्राफ है वो किस टॉपिक पर लिखा गया है। और जब आपको वो आंसर मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका टॉपिक सेंटेंस है।
उस टॉपिक सेंटेंस के बाद में जो डिटेल्स आ रही होंगी, जो उसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही होंगी, वो आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास बॉडी होगा, और उसमें आपके पास डिटेल्स होंगी, एग्जांपल्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, ओपिनियंस होंगे। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ। अब हम देखेंगे कि बॉडी ऑफ अ पैराग्राफ के किस तरह लिखे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स के। जाहिर सी बात है, जब नेचर ऑफ अ पैराग्राफ ही चेंज होगा तो उसको, उसकी बॉडी लिखने का तरीका भी चेंज होगा, उसका टॉपिक सेंटेंस लिखने का तरीका भी चेंज होगा। जैसे हम ऊपर देख चुके हैं, जितने भी टॉपिक सेंटेंसेस थे वो हर पैराग्राफ के डिफरेंट थे। ठीक है, और ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आपने पिछला लेक्चर अच्छे से लिया होगा, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को अच्छे से समझा होगा, और उसके जो सैंपल पैराग्राफ्स थे उनको भी अच्छे से रीड किया होगा, समझा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होगा, उसकी बॉडी के जो डिटेल्स होंगी उनको आप कैसे लिखोगे, या उस पे क्या चीज जरूरी है। तो ये यहाँ पर है कि द बॉडी प्रोवाइड्स विविड डिटेल्स दैट अपील टू द सेंसेस। सेंसेस हमारे कौन से होते हैं? सेंस ऑफ साइट होता है, सेंस ऑफ साउंड, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट। अब ऐसे डिटेल्स हमने प्रोवाइड करने हैं कि वो हमारी टॉपिक को रीडर के माइंड में एक्चुअली क्रिएट कर दें, एक्चुअली उसकी जो सेंसेस हैं उनको एक्टिव कर दें। इवन के समटाइम्स एग्जेजरेट करके इस तरह भी बोला जाता है कि जो रीडर है आपका, उसको उस टॉपिक की स्मेल तक आनी चाहिए। जब आप एक गार्डन की डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, या आप किसी एक फूड की या किसी डिश की डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो आपने इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है कि इवन अ रीडर शुड स्मेल इट, ये उसको एक स्मेल लानी चाहिए, तो उसको एक फील होना चाहिए उस टॉपिक का। ठीक है, तो मतलब आप कहने का जो मकसद है वो ये है कि टॉपिक को आपने इतनी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है कि रीडर के जो सेंसेस हैं वो एक्टिव हो जाएं, और वो उनको फील कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब आप टॉपिक सेंटेंस आप लिख दोगे, उसके बाद आपने इस तरह की डिटेल्स देनी, जैसे हमने ऊपर लिखा था, वो हमारा पैराग्राफ होने वाला था गार्डन का, और गार्डन की जो सेटिंग थी वो भी समर्स में थी। अब समर में क्या होता है, अक्सर फ्लावर्स वगैरह होते हैं, खूबसूरत व्यू होता है, ब्यूटी मतलब अच्छी स्मेल ही होती है पूरे गार्डन में। तो उसमें आपने क्या करना है, इस तरह की डिटेल्स देनी है आपने, उन फूलों को, उस व्यू को, उस वहाँ के नेचर को इस तरह से डिस्कस करना है कि रीडर के माइंड में एक पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाए कि वो एक गार्डन में है और गार्डन के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होगा, अगर तो वो आप इस तरह लिखोगे कि फ्लावर, जो गार्डन वाला ऊपर जो टॉपिक सेंटेंस था उसी को कंटिन्यू करोगे, तो देन आपको क्या डिटेल्स देनी पड़ेंगी, देन वही आपको फ्लावर्स के अबाउट डिटेल देनी पड़ेंगी, उनकी खुशबू का जिक्र करना पड़ेगा। वहाँ पे जो नेचुरल एनिमल्स जो होते हैं, बीज वगैरह होते हैं, या बर्ड्स जो चिरपिंग कर रहे होते हैं, उनका आपको बताना पड़ेगा। इस तरह के वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जिससे जो है सेंसेस एक्टिव हो जाएं रीडर के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नरेटिव पैराग्राफ जब होगा तो उसका जो है हम बॉडी किस तरह लिखेंगे। जब भी नरेटिव पैराग्राफ आप लिख रहे होगे तो आपको पता है कि स्टोरी जो है आपने एक्सपोज कर दी है पहले ही सेंटेंस में, लोगों को पता चल गया है कि स्टोरी किस अबाउट है। देन उसकी जो बॉडी होगी उसमें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोशिश करना है कि चीजों को बता दें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है मतलब कि लॉजिकली अरेंज्ड, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चीजें लॉजिकल ऑर्डर में हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। यानी पहले एक काम, अगर मैं आपको टाइम फ्रेम के मुताबिक बताऊं तो पहले आप बताओगे कि 11 बजे क्या हुआ, देन बताओगे कि 11:30 बजे क्या हुआ, देन बताओगे कि 12 बजे क्या हुआ। इस तरह कभी नहीं बताओगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले 12 बजे की बात कर दी, फिर आप आगे 10 बजे सुबह की बात कर दी, फिर आप रात के 10 बजे की बात कर रहे हो, नहीं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने एक सीक्वेंस के साथ चलना होता है। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो फ्लो में चल रहा होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में मैंने लिखा है वो जो एक पैराग्राफ था जिसमें हम एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, उसी को हमने कंटिन्यू किया है कि फॉलोइंग द टॉपिक सेंटेंस द बॉडी कुड डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सच एज। वो जो इवेंट हमने ऊपर स्टोरी डिस्कस करने की कोशिश की थी, वो एक्सीडेंट वाला जो सीन था, अब उसी को जब हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरह इसमें लिखते हैं, सेंटेंसेस को हम कुछ इस तरह से जॉट डाउन करते हैं कि वो सीन बाय सीन हमें बता रहा होता है। ये एग्जाम्पल देख लें, इट वॉज अ जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर बट इट वॉज फुल ऑफ constraints such as low quality roads, high rate of dew and a large number of vehicles on the road।
वेल आई वॉज नॉट इन अ रश एंड आई वॉज ड्राइविंग विद एवरेज स्पीड। ये वही पैराग्राफ है जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, बट हम सिर्फ उसकी बॉडी को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है। सडनली अ रनिंग डॉग ट्राई टू क्रॉस द रोड इन अ हरी एंड आई कुड नॉट मैनेज टू स्टॉप माई बाइक और क्रॉस बिसाइड द रोड beside the dog. Consequently, I fell down on the road and sustained many injuries, including a damaged skull and scratched face. ठीक है। तो इसमें हमने पूरे के पूरे पैराग्राफ में हमने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इवेंट बताने की कोशिश की है, जो कि पिछले पैराग्राफ में भी हमने बताई थी। तो जब कभी आप नैरेटिव पैराग्राफ लिखने बैठे तब आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके जो इवेंट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बयान किए गए हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही क्लियर पिक्चर दे रहा होता है, क्लियर नरेशन दे रहा होता है स्टोरी की स्टोरी समझ आ रही होती है रीडर्स को। इसके अलावा भी मेथड यूज किए जा सकते हैं, बट क्रोनोलॉजिकल जो है आई गेस वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरीज है, जो कि चीजों को सिंपल रखते हैं। बट अगर आप कुछ नॉवेल्स रीड करने लगते हैं तब वहां पर आपको जो नरेशन मिलती है वो कॉम्प्लेक्स क्रोनोलॉजिकल होती है। वो फिर एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी और डिस्कशन होगी। बट फिलहाल जो बताने वाली चीज है वो ये है कि जो नैरेटिव पैराग्राफ है उसकी बॉडी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आपने जो ऊपर एक्टिविटी की थी वो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। एक टॉपिक आप ऑलरेडी सोच चुके हो माइंड में, उसी टॉपिक का टॉपिक सेंटेंस भी आप सोच चुके हो। अच्छा, ये एक्टिविटी जब आप कर रहे हो, जस्ट आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसमें आप अपनी अपनी लैंग्वेज में भी वो कॉन्सेप्ट सोच सकते हो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप इंग्लिश में सोचो। तो बेहतर है इस मेंटल एक्टिविटी के लिए कि आप किसी भी लैंग्वेज में फिलहाल अपने माइंड में एक टॉपिक सोच लो, देन उसका टॉपिक सेंटेंस सोच लो। टॉपिक सेंटेंस सोच लिया, देन आपने जो चीज करनी है वो उसकी बॉडी में सोच लो कि आप उसकी बॉडी में क्या लिखने वाले हो। लेकिन सिलेक्शन से पहले यह चीज अपने माइंड में रखो कि आपने किस टाइप का पैराग्राफ जो है लिखना है। ठीक है, टाइप ऑफ पैराग्राफ को सामने रखना है, देन आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब आप टाइप ऑफ पैराग्राफ समझ जाओगे तो उसी तरह का पैराग्राफ देन कंपोज करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सपोजिटरी पैराग्राफ की तरफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ या जब हम बॉडी लिखने की बारी आती है तब हम उसकी बॉडी में क्या करते हैं, तब हम उसकी बॉडी में फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेशंस देते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं या एग्जांपल्स देते हैं, ताकि हम अपनी जो टॉपिक है उसको फर्दर जो है डिस्कस कर सकें, एलाबोरेट कर सकें या एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, अगर आपको याद हो ऊपर हमारे पास जो एग्जांपल थी वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की थी। हमने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसी को बताना था। अब जब हमने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, इसी टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, तो टॉपिक सेंटेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर जो हम स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो इंक्लूड करेंगे। आप साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो ये चीजें समझ आ रही होंगी। दूसरी एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को देख लो कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर आपने टॉपिक लिखनी थी, देन उसके बाद आपने उसके स्टेप्स बताने थे जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, देन आपने क्लोरोफाइल का जो है रोल बताना था, देन सनलाइट की और पानी की इंपॉर्टेंस बतानी थी, और क्लियर और मतलब सिंपल वर्ड्स, कंसाइज वर्ड्स में आपने अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी। ठीक है, इस तरह आप जो है किसी भी एक्सपोजिटरी पैराग्राफ का लिख सकते हो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हमने पिछले लेक्चर में सैंपल किया था, डिस्कस किया था, उसमें भी आप देख सकते हो जो टॉपिक सेंटेंस के बाद वाले डिटेल्स आ रही थी जो उसी टॉपिक को फर्दर डेवलप कर रही थी, वो आपके पास क्या थी, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ था। ठीक है, यानी कि टॉपिक सेंटेंस के बाद में आने वाली डिटेल्स जो आपको उसी टॉपिक के अबाउट इंफॉर्मेशन दे, एग्जांपल्स के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू, वो आपका बॉडी होती है। तो अपने बॉडी को भी उसी तरह माइंड में रख के लिखना है। ठीक है। अब जब हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ लिखने पर आते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम सिंपली सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस देख रहे होते हैं बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह के ऑन द अदर हैंड, सिमिलरली और इन कॉन्ट्रास्ट। जब हम सिमिलर चीज़ों को बता रहे होते हैं तो उसमें हम सिमिलरली की तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जब हम डिफरेंस बता रहे होते हैं तो हम इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, ये वाली चीज़ें हम लिख रहे होते हैं। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर एक चीज मैंने आपको पहले भी ऊपर बताई थी कि एक टॉपिक होती है और उसके बाद यानी कि एक आइडिया होती है मेन, और उसके बाद जो आने वाली आइडियाज होती हैं वो उसी एक आइडिया को
मजीद एलोबरेट कर रही होती हैं, उसी को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो यूनाइट होता है, यूनाइटली कनेक्टेड होता है। अब इस कनेक्शन के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो इस लेक्चर के एंड में मैंने मेंशन किए हुए हैं। जिस तरह का कनेक्शन होता है उस तरह के वर्ड्स हम लिख रहे होते हैं। जिस तरह की जब हम सिमिलरिटीज बता रहे होते हैं तो हम यूं यूज कर सकते हैं कि सिमिलरली। जब हमें फर्क बताना हो तब हम बोलते हैं इन कॉन्ट्रास्ट, या ऑन द अदर हैंड हम इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो कि if comparing cats and dogs, the body might discuss their grooming habits, यानी कि उनकी ग्रूम करने की जो हैबिट्स हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। एक्सरसाइज नीड्स को करना चाहिए जब हम डॉग्स और कैट्स के ऊपर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं। उनके सोशल बिहेवियर के ऊपर हमें लिखना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम बॉडी लिख रहे हैं तो बॉडी में हमें ये सारी चीजें डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, ट्रेनेबिलिटी उसका लिखना चाहिए। हमें ट्रेनेबिलिटी के ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि किस तरह जो है वो कैट्स ट्रेन की जा सकती हैं और किस तरह जो है डॉग्स भी ट्रेन किए जाते हैं। अच्छा, और जिस चीज पर ज्यादा फोकस करना है उस चीज वो चीज ये है कि हमने देखना है कि किस तरह जो कैट्स एंड डॉग्स हैं वो आपस में अलाइक हैं, यानी एक जैसे हैं, या डिफरेंट हैं, या अलग अलग है। ठीक है, वैसे भी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में हमारा पर्पस ही ये होता है कि दो टॉपिक्स के दरमियान हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं। तो हम जब भी लिखने बैठे हैं उसकी बॉडी हमने ये ट्राई करना है कि हमने सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं किसी भी दो सब्जेक्ट्स के अबाउट। जिस तरह इसमें कैट्स एंड डॉग था, आपके कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ किसी भी चीज के अबाउट हो सकता है। परसुएसिव पैराग्राफ की जब बात आ जाती है तो अगेन आपने किसी न किसी को कन्विंस करना होता है किसी न किसी टॉपिक पर, या किसी न किसी आइडिया पर, या किसी न किसी स्टांस पर। ठीक है, द बॉडी कंटेन्स रीजंस, आर्गुमेंट्स, एविडेंस एंड एग्जांपल्स टू सपोर्ट द ओपिनियन और व्यू पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस। यानी टॉपिक सेंटेंस में जो आपने पॉइंट एक्सप्रेस किया होता है, अब जाहिर सी बात है उसी को सपोर्ट करना है तो आपने उसी के अबाउट सारी की सारी ऐसे पॉइंट्स देने पड़ेंगे जिससे जो है आपका रीडर आप आपके साथ एग्री करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि इफ आर्ग्यूइंग दैट रिसाइकलिंग शुड बी मैंडेटरी, द बॉडी माइट provide statistics on waste reduction, examples of successful recycling programs, and arguments about environmental benefits and economical savings। यानी अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो रिसाइकलिंग के अबाउट तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चीज पर होनी चाहिए कि बॉडी में आपने ये पॉइंट्स देने चाहिए कि वेस्ट रिडक्शन किस तरह कर सकते हो। आपने एग्जांपल देना है कि सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जो पहले किए गए हों रिसाइकलिंग के, उनसे क्या फायदा हुआ था वो दे सकते हो। आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो कि एनी जो रिसाइकलिंग प्रोग्राम है वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए किस तरह फिट है, और इकोनॉमिक सेविंग के लिए भी किस तरह ये रिसाइकलिंग प्रोग्राम काम आ सकता है। ये साइंटिफिक टॉपिक है। अगर इसकी मैं नॉर्मल टॉपिक की बात करूं, सपोज कि आप ये बात करना चाह रहे हो, ये स्टांस लेना चाह रहे हो कि जो समर वेकेशंस आती हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, उनमें जो है स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देनी चाहिए या असाइनमेंट नहीं देनी चाहिए। सपोज कि आपने स्टांस ले लिया है कि असाइनमेंट देनी चाहिए, देन आपने स्टार्ट में आप कह दोगे कि द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन असाइनमेंट ड्यूरिंग समर वेकेशंस। ये आपका टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा। देन आपने जो एग्जांपल्स देनी है या जो पॉइंट्स देने हैं वो बॉडी में बताने हैं कि भाई क्यों देनी चाहिए, इससे फायदा क्या होगा, स्टूडेंट्स किस तरह ऑन द ट्रैक रहेंगे, किस तरह वो मोटिवेटेड रहेंगे, किस तरह से वो जो है वो फजूल एक्टिविटीज में अपना टाइम जाया नहीं करेंगे बल्कि असाइनमेंट में ही लगे रहेंगे। ठीक है, बताने वाली बात यह है कि किस तरह अपने बॉडी को डेवलप करना है। ठीक, तो उसमें आप सारी वही इंफॉर्मेशन दे रहे होगे कि असाइनमेंट का क्या बेनिफिट है, उसको क्यों मतलब के स्टूडेंट्स को देने चाहिए, ईटीसी ईटीसी। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराग्राफ की तरफ, जो हमारा सिक्स्थ टाइप ऑफ पैराग्राफ है। अब इसकी जब हम बॉडी लिखने पर आएंगे तब हम इसमें क्या करेंगे, अगेन द बॉडी आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड देन प्रेजेंट्स सोल्यूशन और मल्टीपल सोल्यूशन सपोर्टेड बाय एविडेंस और एग्जांपल्स। अब हमने अगेन वो जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसी प्रॉब्लम को आगे जिक्र करते हुए हमने उसके पॉसिबल सोल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशंस हमने बताने हैं कि किस तरह जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सपोज मैंने एग्जांपल में लिखा है कि इफ द टॉपिक इज रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन, द बॉडी कुड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स कॉजेज। एग्जांपल के प्रॉब्लम के कॉजेज क्या होते हैं ना, पहले तो ये डिस्कस करो, देन उसके सॉल्यूशंस डिस्कस किए जा सकते हैं। कि लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, ओवर रिलायंस ऑन कार्स। अब सपोज ये हमारे पास जो है वो इस प्रॉब्लम के कॉजेज हो सकते हैं।
और अब इसके हम क्या सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं? वो सोल्यूशन ये हो सकते हैं कि बस सर्विस को एक्सपेंड किया जाना चाहिए, बाइक्स जो है उनकी अलग लाइन बनानी चाहिए, और जो है ऑफरिंग कारपूल इंसेंटिव्स जो है वो ऑफर करने चाहिए, यानी ऐसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे ट्रैफिक के मसले हल हो सकें। ठीक है। तो इस तरह से आपने बॉडी ऑफ द पैराग्राफ डेवलप करनी है। अब इन सब चीजों को डिस्कस करने का पर्पस क्या है? इन सब चीजों को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि अगर नेचर ऑफ अ पैराग्राफ डिफरेंट होती है तो उसका टॉपिक सेंटेंस लिखने का तरीका भी डिफरेंट होता है, और उसका जो है बॉडी पैराग्राफ लिखने का तरीका भी डिफरेंट होता है। अब अगर आपने टॉपिक सेंटेंस सॉरी टाइप ऑफ पैराग्राफ इजीली समझ ली है, आसानी से आपको माइंड में क्लियर है, देन आप जो है इसके बॉडी और बाकी डिटेल्स आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ होता है, जिसको हम कंक्लूसिव सेंटेंस भी कहते हैं, कंक्लूजन भी कहते हैं, या कंक्लूसिव पॉइंट भी कहते हैं, जिसमें हम पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे होते हैं। ये क्या होता है और इस बाकी पैराग्राफ्स की हम किस तरह लिखते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। A conclusive sentence or concluding sentence is the last sentence in a paragraph that wraps up the main idea, reinforces the topic sentence and provides closure। अब देखो क्या कर रहा होता है ये, एक्चुअली में जो मेन आइडिया है उसको रैप अप कर रहा होता है। रैप अप मतलब किस तरह से हम देखें, एक अगर चॉकलेट खा रहे होते हैं तो उसके बाद उसकी जो रैपर बचती है उसको हम रैप अप करके फेंक देते हैं, या रैप अप करके उसी जो चॉकलेट है उसको भी हम रख सकते हैं, यानी कि उसको बंद किस तरह कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो कंक्लूसिव सेंटेंस होता है वो उस पूरे पैराग्राफ को, उसकी आइडिया को रैप अप कर रहा होता है, उसको बंद कर रहा होता है। देन रीइंफोर्स द टॉपिक सेंटेंस, यानी कि टॉपिक सेंटेंस को दोबारा से रीस्टेट कर रहा होता है, दोबारा से कह रहा होता है, बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी सेम होता है, लिखने का तरीका चेंज होता है। ठीक है। स्टाइल चेंज होता है, यानी कि कंक्लूसिव सेंटेंस में आप समरी बता रहे होते हो उसी चीज की जो आप ऊपर डिस्कस कर चुके हो, बट उसको तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है। इसमें दोबारा से आप टॉपिक सेंटेंस को ही रीइंफोर्स कर रहे होते हो, लेकिन अलग तरीके से, और ये एक पूरा पैराग्राफ का क्लोजर होता है, यहाँ पर आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है। ठीक है। इट ऑफन समराइजेज द की पॉइंट्स। देखो, ऊपर जो भी आपके की पॉइंट्स मेंशन किए गए थे उनको ये समराइज कर देता है, और एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड की गई थी उसका जो है ये इम्पोर्टेंस आपको बता रहा होता है। द कंक्लूडिंग सेंटेंस कैन आल्सो प्रोवाइड अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ और इंट्रोड्यूस अ फाइनल थॉट। अब कंक्लूसिव सेंटेंस जो होता है, अगर तो वो एक सिंगल पैराग्राफ का है, ठीक है, अगर तो वो एक सिंगल पैराग्राफ का है, तब वो सिर्फ सिर्फ क्या दे रहा होगा आपको, एक फाइनल थॉट दे रहा होगा। एक फाइनल थॉट यानी कि एक आखिरी थॉट देकर वो सेंटेंस खत्म हो रहा होगा। लेकिन अगर वो एक ऐसा पैराग्राफ है जिस पैराग्राफ के बाद भी कुछ पैराग्राफ्स आने हैं, जिस तरह के मोस्टली एसेज में होता है, जब कभी आप ऐसे लिखते हो तो एक पैराग्राफ आता है, देन उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, देन तीसरा पैराग्राफ। तो जो एसेज के पैराग्राफ होते हैं उनका जो लास्ट सेंटेंस होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन द सेंस होता है कि वो एक्चुअली में ट्रांजिशन दे रहा होता है। ट्रांजिशन से मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए कनेक्टिविटी दे रहा होता है, एक पाथ दे रहा होता है, जिससे कोहेरेंटली पैराग्राफ्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। वो अगेन जब हम ऐसे राइटिंग की तरफ आएंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह ये कनेक्ट करने के लिए होता है और किस तरह ये एंड करने के लिए होता है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग, तो इस पैराग्राफ राइटिंग में हमने सिर्फ ये सोचना है कि जो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता, लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ होता है, वो एक्चुअली में फाइनल थॉट होती है। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाता है, यहाँ पर हम दोबारा से अपने पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस को ही इसी स्टाइल में लिखते हैं कि वो सेम बात लगे, बट अलग अंदाज से लगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जितने भी डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनके हम टॉपिक्स सॉरी कंक्लूसिव सेंटेंसेस किस तरह से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की बात आ गई अगेन, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, द कंक्लूडिंग सेंटेंस इन अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में रीइंफोर्स द ओवरऑल मूड और फीलिंग क्रिएटेड बाय द डिस्क्रिप्शन और रीस्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वाज डिस्क्राइब्ड। जो चीज आपने ऊपर डिस्कस की थी उसी को आपने वाइंड अप करना है, नीचे रैप अप करके लिख देना है। अब देखो, हमने टॉपिक सेंटेंस और बॉडी में गार्डन के अबाउट लिखा था, तो इसका जो एग्जांपल होगा कंक्लूसिव सेंटेंस का वो कुछ इस तरह होगा,
कि इंडीड द गार्डन इन समर फील्स हेवनली एक्सपीरियंस। अब देखो इस एक सेंटेंस में कितनी बड़ी बात होगी, जो ऊपर सारे चीजों में हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। हमने पहले डिस्कस किया था, जो हमारा टॉपिक सेंटेंस था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो गार्डन्स होते हैं वो समर में, उसमें बड़े अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अच्छी अच्छी खुशबुएं होती है, व्यूज बड़े अच्छे होते हैं। देन जो बॉडी थी उसमें हमने एग्जांपल्स दिए, उसमें हमने आइडियाज दिए मजीद, उसमें हमने मजीद इंफॉर्मेशन दी, जिससे मजीद हमारा जो टॉपिक सेंटेंस था वो स्ट्रांग होता गया। जो हमने एंड किया, हमने एंड भी उसी बात पर किया कि हाँ भाई जो गार्डन होते हैं वो समर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, और उसको हमने एक्सप्रेस करने के लिए अलग तरीके से हमने एक्सप्रेस कर लिया। किस तरह हमने किया कि इंडीड द गार्डन इन समर फील्स इवनली एक्सपीरियंस, और उसी बात को हमने जो है दोबारा से रीस्टेट करके अपना पैराग्राफ खत्म कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हो किसी भी पैराग्राफ का। डिस्क्रिप्टिव का आप कुछ इस तरह लिख सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ का आता है। नरेटिव पैराग्राफ में भी अगेन आप स्टोरी कर रहे होते हो, नरेट स्टार्ट भी नरेट कर दी है, बॉडी में भी आपने उसको डेवलप भी कर दिया है। अब एंड आप किस तरह करोगे, एग्जाम्पल में देख लो कि लास्टली इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ दैट आई नेवर वॉन्ट टू लुक बैक। ठीक है, यानी कि आपने ये बात कह दी कि जो एक्सपीरियंस आपने पहले पहले टॉपिक सेंटेंस में एक्सपोज किया था वो, देन बॉडी में जो आपने डेवलप किया था वो, आप लास्ट में आप बता रहे हो कि वो वाला जो एक्सपीरियंस था वो जिंदगी में आप दोबारा कभी नहीं करना चाहोगे, दोबारा उसकी तरफ कभी याद भी नहीं करना चाहोगे। यानी रीडर्स को आप ज्यादा स्ट्रांगली बताना चाह रहे हो कि वो कितना हद तक खराब एक्सपीरियंस था। जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट किसी के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, ये वो उसी पैराग्राफ हमने जो ऊपर लिखा था नरेटिव, उसी पैराग्राफ की एग्जांपल आप कंक्लूजन जो है इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हम अब चलते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स की तरफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में आप टॉपिक सेंटेंस की जो एंड है वो किस तरह कर सकते हो। इसमें मेरे पास है कि द कंक्लूडिंग सेंटेंस इन एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ may summarize the key information presented or restate the main idea in a different way। अगेन वही बात हो रही है कि वही जो बात है आपने उसको कंक्लूड करना है, टॉपिक सेंटेंस को ही रीस्टेट करना है बट इन अ डिफरेंट वे। अगर आपको याद हो, ऊपर हमने जो पैराग्राफ किया था वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अबाउट था। अब हमने इसी को एंड करना है, तो हमने कुछ इस तरह करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द वाइटल रोल प्लांट्स प्ले इन मेंटेनिंग द अर्थ्स इकोसिस्टम। हमने टॉपिक को वाइंड अप करना है, वही बात करनी है जो हमने टॉपिक सेंटेंस में की थी, बस थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में करनी है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आ जाता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में भी आप जो कंपैरिजन और सिमिलरिटीज ढूंढ रहे होते हो, उसका जो एंड करते हो आप कुछ इस तरह करते हो कि while cats and dogs both bring joy to their owners, their distinct personalities and care needs make them suitable for different types of pet owners। अब हमने ऊपर बात की थी कि जो कैट्स एंड डॉग्स हैं वो आपस में काफी सारे डिसिमिलरिटीज शेयर करते हैं, तो उसको भी वाइंड अप करने के लिए हमने दोबारा से वही इंफॉर्मेशन रीस्टेट करनी है बट इन अ डिफरेंट स्टाइल। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास परसुएसिव पैराग्राफ आ जाता है। परसुएसिव पैराग्राफ में भी आपने अगेन से टॉपिक सेंटेंस को ही रीस्टेट करना होता है इन अ डिफरेंट स्टाइल। इन अ परसुएसिव पैराग्राफ द कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड रीइंफोर्स द आर्गुमेंट मेड, जो पहले आप कर चुके हो टॉपिक सेंटेंस में। ठीक है, ऑफन विद अ कॉल टू एक्शन और अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट दैट इनकरेजेस द रीडर टू एक्सेप्ट द राइटर्स व्यू पॉइंट। इसमें जाहिर सी बात है आपने कन्विंस ही करना था, तो इस तरह से एंड करना है कि आपका जो पॉइंट है वो स्ट्रांगली जो है अपने रीडर्स को एग्री कर ले। एग्जाम्पल में है कि बाय मेकिंग रिसाइकलिंग मैंडेटरी, हमने याद है कि पहले बात की थी ऊपर कि रिसाइकलिंग जो को है मैंडेटरी कर देना है। अब इसी की हम बात कर रहे हैं कि बाय मेकिंग रिसाइकलिंग मैंडेटरी वी कैन टेक अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड अ क्लीनर हेल्थियर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक हो गया, यानी कि आपने उसी पॉइंट को ही समरी करनी है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि टॉपिक सेंटेंस में आपने कोई और बात कही थी और समरी जो आप कर रहे हो या कंक्लूसिव पैराग्राफ सॉरी कंक्लूसिव लाइन जो आप लिख रहे हो उसमें जो है आप चीजों को नेगेट कर रहे हो। नहीं, आपने वही बात करनी है, वही स्टेटमेंट देनी है, बस डिफरेंट स्टाइल में देनी है। ऐसा नहीं करना कि टॉपिक सेंटेंस को ही दोबारा उठा के लिख लो, नहीं, वही बात डिफरेंट स्टाइल में। ये होता है कंक्लूसिव सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का। लास्ट में हमारे पास द प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराग्राफ्स आ जाते हैं। इसका जो है आपने किस तरह करना है, द कंक्लूडिंग सेंटेंस इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराग्राफ में समराइज द प्रपोज्ड सोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन आपने दिए थे उनको अगेन प्रपोज करता है
और अब उन्हीं सोल्यूशन में जाहिर सी बात है कोई एक्शन वगैरह की डिमांड की गई होगी तो उसको भी इनकरेज करता है। किस तरह, एग्जांपल देख लो, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट जस्ट अ सोल्यूशन फॉर ट्रैफिक कंजेशन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड अ मोर सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट अर्बन फ्यूचर। अब देखो, एक तो हम बता रहे हैं कि ये तो एक एक सोल्यूशन है, फिर हम बता रहे हैं कि ये सिर्फ सोल्यूशन नहीं है ट्रैफिक कंजेशन को सॉल्व करने के लिए, बल्कि ये एक फ्यूचर में जो सिटी लाइफ है या जो अर्बन लाइफ है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एक अच्छा स्टेप है। यानी कि हम एक इम्पोर्टेंस के साथ इस बात को खत्म कर रहे हैं ताकि जो रीडर हैं वो स्ट्रांगली इस चीज को समझ सके कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसका ये सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, यही सारी बातें थी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इनको हमने थोड़ा सा अलग अलग करके देखा है। अब हमें होप की चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर को मैं किसी भी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को मैं वाइंड अप करूं और उसको समरी करके मैं बताना चाहूं तो उसके अंदर चार चीजें हमें मिलती हैं। सबसे पहले है यूनिटी। किसी भी पैराग्राफ के लिए यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिटी से मतलब क्या? यूनिटी से मतलब कि आपका जो पैराग्राफ है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस टिल द लास्ट सेंटेंस टिल द एंड ऑफ द पैराग्राफ शुड बी यूनाइटेड। यानी वो एक ही चीज के ऊपर बात हो रही हो, एक ही आइडिया के ऊपर बात हो रही हो, उसमें कोई भी ऐसा इख्तलाफ ना हो। यानी कि आप यूं ना समझे कि यूं पैराग्राफ ना लिखें कि जो पहला पैराग्राफ है आपका वो बात कर रहा है जी पोल्यूशन के अबाउट, और बीच में आपने जिक्र कर दिया गार्डन के अबाउट, गार्डन के अबाउट अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। लास्ट में आपने कैट्स एंड डॉग्स का जिक्र कर दिया, यानी कि उनको आप डिस्क्राइब करने लगे। ऐसा ना कि पोल्यूशन की वजह से रिलेट आपने नहीं किया, आपने बस पोल्यूशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर आपने कहा कि जी गार्डन मेरा बहुत खूबसूरत है, फिर आपने कहा कि जो कैट्स एंड डॉग्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं। नहीं, इस तरह का जो आपका पैराग्राफ पैराग्राफ होगा वो यूनाइटेड नहीं होगा, उसमें यूनिटी नहीं होगी, तो वो रीडर्स का जो है अटेंशन कैच नहीं कर पाएगा और वो आपका एक फेल्ड पैराग्राफ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है उसमें ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स मैनर होना चाहिए, यानी चीजें जो है आपकी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। लोगों को, रीडर्स को समझ आना चाहिए कि किस तरह से आप बात को डिलीवर कर रहे हो। मैंने ऊपर बात की थी नरेशन की, तो नरेशन में हमने किस तरह चीजों को नरेट किया था। यानी कि अगर एक बंदे को वो एक्सपीरियंस नहीं भी था, एक बंदा उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं भी कर चुका था, बट रीड करने के बाद उसको वो चीजें अच्छे से समझ आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि उसका ऑर्डर क्लियर था। आपको चीजें बताने का ऑर्डर क्लियरली आना चाहिए। अब जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसका ऑर्डर डिपेंड करता है अगेन उसके नेचर पे, उसके टाइप पे, तो उस टाइप के मुताबिक ही आपने उसको लिखना है। लास्ट टू पॉइंट्स जो हमारे पास आ जाते हैं वो एक है क्लैरिटी एंड सेकंड है वेराइटी। क्लैरिटी में मतलब कि आपने चीजों को जितने हद तक क्लियर करना है उतनी ही क्लियर चीजों को बता दें। कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करें ताकि रीडर समझ सकें। देखो, राइटिंग का पर्पस क्या होता है? राइटिंग भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो थ्रू योर वर्ड्स। अब जब आपकी वर्डिंग ही इतनी कॉम्प्लिकेट होगी, आपका स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लिकेट होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्डर भी कोई खास नहीं होगा, यूनाइटेड भी नहीं होगा, तो सामने वाले समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस कम्युनिकेशन का फायदा क्या? ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्लियरिटी पैदा करने के लिए चीजों को यूनाइटेड रखना है, उनका ऑर्डर ऑर्गेनाइज्ड रखना है, उनको सिंपल तरीके से एक्सप्रेस करना है। लास्टली, चीजों को रिपीट ना करें, वेरिएशन होनी चाहिए। देयर शुड बी वेरिएशन इन योर राइटिंग। इफ यू स्टार्ट रिपीटिंग योर आइडियाज अगेन एंड अगेन इन एन पैराग्राफ, इट फील्स रियली बोरिंग, एंड वो रीडर्स की जो अटेंशन होती है वो फिर दूर होना लगती है, वो अटेंटिव नहीं होते हैं देन आपकी राइटिंग की तरफ। ठीक है, वो उस अटेंशन से फिर आपको नहीं रीड करते। तो जब कभी आप पैराग्राफ लिखने बैठे तब आपने ऊपर वाले जितने रूल्स हमने पढ़े हैं, जितनी चीजें हमने समझी हैं, उनको फॉलो करने के साथ साथ इन चार चीजों का भी ख्याल रखना है कि आपका पैराग्राफ जो है वो, पैराग्राफ में आपकी यूनिटी होनी चाहिए, उसका जो आइडियाज हैं वो वेल ऑर्डर्ड होने चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और उसमें वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी के एग्जांपल और भी दे दूं कि देखो, मैंने बात की थी टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूसिव सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम चीजें होती है, सेम बात बता रहा होता है। बट अगर आप दोबारा से वही टॉपिक सेंटेंस उठाकर कंक्लूसिव सेंटेंस की जगह पर रख दोगे तो ये रिपीटिशन भी हो जाएगी और आपका पैराग्राफ जो है वो अटेंशन खो देगा। तो आपने वही बात अलग अंदाज में करनी है, इसे आप वैरायटी भी कह सकते हो, वेरिएशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये चार प्रिंसिपल्स थे जो आपको पैराग्राफ राइटिंग में बहुत काम आ सकते हैं।
अच्छा, अब हमने ट्रांजिशंस की बात की थी। ट्रांजिशंस क्या होते हैं? ट्रांजिशंस आर एक्चुअली वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज एंड हेल्प पैराग्राफ्स फ्लो स्मूथली, मेंटेनिंग कोहेरेंस एंड यूनिटी इन राइटिंग। मैंने पहले बात की थी कि जो पैराग्राफ्स आपके होते हैं, देखो वो कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब इन सेंटेंसेस को आपस में यूनाइट रखने के लिए कुछ वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ आइडियाज रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो, किसी चीज को निकाल रहे हो, कहीं पर कंपैरिजन कर रहे हो, कहीं पे आप सिमिलरिटी बता रहे हो, तो ऐसे वर्ड्स की जरूरत होती है जो आपके सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें। ऐसे फ्रेजेस को या ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं ट्रांजिशंस। ठीक है, जो आपके पैराग्राफ में यूनिटी मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, अब इनकी जो टाइप्स है वो भी उनको हम इजीली डिस्कस कर लेते हैं, ताकि चीजें आपको समझ आ सकें और जब लिखने बैठे तो आपको ये चीजें सारे समझ आ जाएं। अब जब कभी आप देखें पैराग्राफ लिख रहे हो और उस पैराग्राफ में आप किसी इंफॉर्मेशन को मजीद ऐड करना चाह रहे हो, तब आपने क्या करना है? तब आपने इस तरह के वर्ड्स लिखने हैं: फर्दर मोर, मोर एवर, एडिशनली, इन एडिशन, ऑल्सो, एंड, लाइकवाइज, सिमिलरली। अब जब कभी आपने ये चीजें देख ली, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जो आपका पैराग्राफ है उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होने वाली है। ठीक है, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख भी लिया है एग्जांपल का कि द प्रोजेक्ट इज चैलेंजिंग, एडिशनली इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। अब देखो, हमने बात की थी कि जो प्रोजेक्ट है वो चैलेंजिंग है। अब इसी बात को हम मजीद बताना चाह रहे हैं, मजीद इसी चीज को समझाना चाह रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग है, तो हमने क्या किया, एक वर्ड ऐड कर दिया कि एडिशनली। अब ये जो एडिशनली था, ये क्या था? ये एक्चुअली एक ट्रांजिशनल वर्ड था जिसने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में यूनाइटेड रखा है। इसके और ट्रांजिशंस का बहुत बड़ा रोल होता है पैराग्राफ में यूनिटी पैदा करने का, पैराग्राफ को क्लियर करने का। ठीक है, और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इनको यूज जरूर करना चाहिए अपनी राइटिंग में। अब इस एडिशनली वर्ड से ये एक जो कनेक्शन था वो बहुत ही स्ट्रांगली क्रिएट हो गया। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए आप ये सारे यूज कर सकते हो, और कनेक्शन का भी डिफरेंट डिफरेंट। अब जब एडिशन होगी तो आप ये सारे यूज कर सकते हो। यहाँ पर एडिशन हो रही थी इसीलिए हमने एडिशनली यूज कर लिया। आप दूसरे वर्ड्स भी जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो भी यूज कर सकते हो एडिशन करने के लिए। और आई वुड रिकमेंड यू एंड आई वुड प्रेफर कि आप ये सारे याद कर लो, ताकि जब आपकी राइटिंग हो तो उसमें वैरायटी हो। कभी आप मोर एवर यूज कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप एडिशनली यूज कर रहे हो, या इन एडिशन कह रहे हो, या अलग तरीके से बता रहे हो। वैरायटी होनी चाहिए। जब रेपिटेशन होगी तो वैरायटी नहीं होगी, और वैरायटी नहीं होगी तो जो रीडर्स होंगे वो बोर हो जाएंगे और वो अटेंटिवली आपकी राइटिंग को रीड नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो है, अगर हम कंट्रास्ट शो करना चाह रहे हैं तब भी हमारे पास डिफरेंट वर्ड है। कंट्रास्ट शो करने के लिए हमारे पास हाउ एवर है, ऑन द अदर हैंड है, कन्वर्सली है, ऑल्थो है, नेवरथलेस है, स्टिल है, येट है, इन कॉन्ट्रास्ट है, डेस्पाइट है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये मैंने कुछ लिखे हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो जब आप कभी पैराग्राफ लिखने लगें तब। आप सेंटेंस में किस तरह ये यूज होते हैं देख लो, कि द रिजल्ट्स वर प्रोमिसिंग, however more research is needed to confirm the findings। अब हम रिसर्च के अबाउट बात कर रहे हैं। एक हमने बात की है कि जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोमिसिंग थे, किसी हद तक एडमायरेबल थे, लेकिन अब इस लेकिन वर्ड ने क्या किया, इन दो सेंटेंसेस के अबाउट बीच में कनेक्शन पैदा कर दिया। और यहाँ पे कंट्रास्ट, यानी आप किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हो, उसका मुख्तलिफ चीज बताना चाह रहे हो, इसीलिए आपने ये वर्ड यूज किया। अब ये भी एक अच्छे तरीके से जो है अपने सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी आप सिमिलरिटीज बताना चाह रहे हो, तब आप किस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो? तब आप सिंपल इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो कि सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जस्ट एज, या इक्वली। ठीक है, अब इनको आप पहली बात तो याद कर लो, दूसरी बात आपने डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स रीड करने हैं और वहां से ये चीजें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद हाईलाइट कर दो, हाईलाइट करने के बाद ये चीज जाकर देख लो कि ये जो ट्रांजिशनल वर्ड यूज हुआ है वो किस पर्पस के लिए यूज हुआ है। क्या वो एडिशन के लिए है, क्या वो कंपैरिजन के लिए है, क्या वो कंट्रास्ट के लिए है, या किसी और चीज के लिए है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए जो एग्जांपल है वो हमारे पास है कि बोथ मेथड्स वर इफेक्टिव, सिमिलरली दे सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट के लिए आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट में होता क्या है कि रीजन और रिजल्ट शो कर रहे होते हो किसी भी एक्शन या इवेंट का। ठीक है, अब देखो, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, थस,
consequently as a result for this फॉर दिस रीजन, ठीक है। आप इस तरह के जो है वो यूज कर सकते हो कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए। द टीम मिस्ड द डेडलाइन देयरफॉर दे हैड टू वर्क ओवर टाइम। अब एग्जाम्पल जब आपके सामने आ जाती है तब आपको चीजें मजीद समझ आने लगेंगी, और ये सारे आपको अगेन याद करने पड़ेंगे, ये सारी याद करने की चीजें हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन, यानी आप अगर एग्जाम्पल बताना चाह रहे हो तो आप किस किस तरह से बता सकते हो। आज तक तो शायद आप सिर्फ फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टांस ये दो ही यूज करते हो, या शायद आप सचेज भी यूज करते हो, बट आज के बाद आपके पास मजीद वर्ड्स भी आ जाएंगे, जैसे कि टू इलस्ट्रेट, नेमली, स्पेसिफिकली, इन पर्टिकुलर। ये सारे आप यूज करके जो है एग्जाम्पल्स अपनी राइटिंग में ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल है हमारे पास के सम फ्रूट्स सच एज एप्पल्स एंड ऑरेंज आर रिच इन विटामिन। अब ये जो सच एज था, इसने क्या किया, इसका सिंपली जो पर्पस था वो ये था कि इसने कनेक्शन पैदा की है बिटवीन टू सेंटेंसेस और बिटवीन टू फ्रेजेस। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे पैराग्राफ में यूनिटी क्रिएट करने के लिए। इवन के जो बड़े ऐसे होते हैं या पैसेजेस होते हैं, उनके दरमियान फिर ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं टू कनेक्ट टू पैराग्राफ्स। रिमेंबर, द ट्रांजिशनल फ्रेजेस और द ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट unity and coherence in one's writing. And how they create coherence and they create unity by connecting to phrases, or by connecting to sentences, or by connecting to ideas, or even by connecting to paragraphs. Got the point? Hope so. ओके जब हम सीक्वेंस और ऑर्डर ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास सिंपल वर्ड्स होते हैं, जिस तरह के फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, या फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, ठीक है। देन, आफ्टर, फाइनली, मीनवाइल, सब्सिक्वेंटली, अर्लियर, लेटर। अब ये सारे वर्ड जो हैं आपके पास सीक्वेंस और ऑर्डर शो करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट वी नीड टू कलेक्ट द डेटा, नेक्स्ट वी विल एनालाइज इट फॉर पैटर्न्स। अब देखो हमने सीक्वेंस दिखाना था तो पहले हमने फर्स्ट यूज किया, देन हमने आगे जाके जो है वो नेक्स्ट का वर्ड भी यूज किया, जिससे हमें समझ आ गई कि किस तरह जो है हम सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कि सारे वर्ड्स अगेन मैं बता रहा हूँ कि याद करना जरूरी है, ताकि जब आपका पैराग्राफ लिखने बैठो तब आपके पास इन सब चीजों की ऑलरेडी चीजें मौजूद हो और आपको लिखना आसान हो। अच्छा, लास्ट में कंक्लूजन जब आप लिखने आते हो तो कंक्लूजन के लिए किस तरह के वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, वो ये है कि सिंपल आप कह सकते हो कि इन कंक्लूजन, और टू समराइज, या देयरफॉर, ओवरऑल, थस, इन ब्रीफ, अल्टीमेटली। इस तरह के सारे वर्ड्स जो है आप यूज कर सकते हो। या मजीद अगर आप इसको बेहतर करना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि इन अ नटशेल। इससे भी जो है आप चीजों को वाइंड अप करने के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, ये यूज कहाँ करोगे, जब कभी आप कंक्लूजन दे रहे होगे तो बिल्कुल उस सेंटेंस के बिगिनिंग में, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कि इन कंक्लूजन एडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज एसेंशियल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है। इससे जो है आप रीडर्स को ये बता रहे होगे कि अब जो है आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं बल्कि एट्थ आप हमारे पास है क्लियरिफिकेशन। जब आप क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करते हो अपनी राइटिंग में तब आपके पास ये सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं जो आप ऐड कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, टू पुट इट डिफरेंटली, दैट इज टू से, स्पेसिफिकली। ये सारे वर्ड जो हैं आप यूज कर सकते हो अपने क्लियरिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास है, द बजट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स जो था हमारे पास क्या था, क्लियरिफिकेशन देने के लिए था। ठीक है। नाइन्थ में हमारे पास है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज यानी किसी चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देके एड्रेस करना चाहते हो, तब आप क्या यूज करते हो, तब आपके पास वर्ड्स होते हैं जिस तरह के इंडीड, इनफैक्ट, certainly, without a doubt, notably, especially, clearly। अब इन चीजों से क्या होता है कि रीडर को पता चल रहा होता है कि भाई ये पॉइंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सेंटेंस है कि indeed this is the most significant breakthrough in recent years। ठीक हो गया। टाइम को शो करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मीन वाइल, आफ्टरवर्ड, एट द सेम टाइम, ड्यूरिंग, इवेंचुअली, साइमल्टेनियसली। और भी बहुत सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स आपको मिल जाएंगे गूगल पर, किसी भी बुक से आप ले सकते हो, बट इतने तो आपको याद होने ही चाहिए।
अच्छा, किस तरह सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो कि मीनवाइल द टीम कंटिन्यूड देयर रिसर्च इन द लेबोरेटरी। ठीक है, आप किसी भी तरह जो टाइम आप जाहिर करना चाहो तो वो इस ट्रांजिशनल वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड the structure of paragraph in great detail, and lastly we have discussed a few transitional words that we can use to create unity and coherence in our writing. Allah Hafiz, take great care of yourself until we meet next time.